डियर स्टूडेंट, आपका स्वागत है मेरे गणित कोचिंग क्लासेस में। आज अपन बात करने वाले हैं, जो नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं, 9th चैप्टर। अपना एक चैप्टर अपने क्लियरली हो चुके थे। मेरे चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि मेरे साथ जुड़े रहे, बने रहे, अपना कोर्स क्लियरली कंप्लीट भी होता रहे। ठीक है, तो 9th चैप्टर की बात करते हैं। 9th चैप्टर में अनुवांशिकी, ठीक है। अनुवांशिकी क्या होती है? अनुवांशिकी का मतलब ही क्या होता है? जेनेटिक, मतलब अपने मम्मी पापा के लक्षण संतान के अंदर आना, एक पीढ़ी के लक्षण दूसरी पीढ़ी के अंदर जाना, ही अनुवांशिकता कहलाती है। क्या मतलब हुआ अनुवांशिकी का? एक पीढ़ी से लक्षण क्या हो रहा है, दूसरी पीढ़ी में जा रहे हैं, मम्मी पापा के लक्षण क्या हो रहा है, बच्चों के अंदर जा रहे हैं, वही अनुवांशिकता कहलाती है। वही क्या है? अनुवांशिकी है। तो अनुवांशिकी का मतलब यही होता है। तो अब देखो, अपने को बात करनी है अनुवांशिकी और विविधता के बारे में। अपने को किसके बारे में बात करनी है? अनुवांशिकता, विविधता। अनुवांशिकता और विभिन्नता के बारे में अपने को बात करनी है कि विभिन्नता और अनुवांशिकता में क्या फर्क, क्या होती है, विभिन्नता क्या होती है, अनुवांशिकता क्या होती है। कि अनुवांशिकता क्या होती है कि पूर्व के लक्षण, जो माँ बाप के लक्षण है, जो पूर्वजों के लक्षण है, वो पीढ़ी दर पीढ़ी क्या होता है, चलते रहे। दादा के लक्षण पापा और पापा के अपने में ऐसे, तो पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का चलना क्या होता है, वो तो क्या अनुवांशिकी। क्या हो गया? अनुवांशिकी। विभिन्नता क्या हो गई? विभिन्नता क्या हो गई कि यह जनक के लक्षण संतति में नहीं आते हैं, कुछ अलग ही लक्षण प्रकट होते हैं। क्या हो गई? अलग लक्षणों का प्रकट होना, मतलब जनक के सेम टू सेम लक्षण संतति में ना आकर संतति के अंदर क्या होता है, अलग लक्षणों का प्रकट हो जाना, क्या कहलाता है, विभिन्नता कहलाता है। विभिन्नता मतलब जनक के लक्षण संतति में नहीं आना, मतलब माँ बाप के लक्षण बच्चे के अंदर नहीं आए, बच्चा बिगड़ गया, वो क्या हो गई? विभिन्नता। वो क्या हो गई? विभिन्नता। जनक के लक्षण संतति में नहीं आते हैं, कुछ अलग लक्षण प्रकट हो जाते हैं बच्चे के अंदर, वो कौन सी हो गई? हो गई विभिन्नता हो गई। और अनुवांशिकता में क्या होता है कि जनक के लक्षण या पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का बना रहना, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का, पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का बना रहना क्या होता है? अनुवांशिकी होती है। क्या होता है? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी मतलब जनक के लक्षण अगर पीढ़ी से पीढ़ी लक्षण चल रहे हैं। विभिन्नता मतलब माँ बाप के लक्षण नहीं आए, बच्चा बिगड़ गया, बच्चे के अलग ही लक्षण हो गए, तो वहां क्या हो गई? विभिन्नता हो गई। फटाफट नोट करो। विभिन्नता देखो दो तरह की होती है। अभी अनुवांशिकी के बारे में बात नहीं करते हैं, विभिन्नता देखते हैं पहले, ये नोट कर लो पहले। विभिन्नता दो तरह की होती है। विभिन्नता क्या होगी? दो तरह की होती है। विभिन्नता दो तरह की होती है, एक तो शारीरिक लक्षण में विभिन्नता और एक जनन कोशिका में विभिन्नता। एक तो क्या होगी? शारीरिक लक्षण में विभिन्नता और एक जनन कोशिका में विभिन्नता। शारीरिक लक्षणों में और जनन कोशिका में, जनन कोशिका में मतलब ये क्या होता है? शारीरिक कोशिका में विभिन्नता आती है, मतलब शरीर का ढांचा कैसा है, शरीर का आकार कैसा है, शरीर का शेप कैसा है, चेहरा माँ बाप से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, लड़की का चेहरा माँ से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तो वो कौन से लक्षण हो गए, वो कौन सी विभिन्नता हो गई? शारीरिक विभिन्नता हो गई कि मतलब अपनी बॉडी शेप कैसा है, अपना बॉडी शेप अपने जनक के जैसा है या नहीं, अपना बॉडी शेप अपने माँ बाप के जैसा है या नहीं, वह विभिन्नता कौन सी हो गई? शारीरिक विभिन्नता। वह कौन सी हो गई? शारीरिक विभिन्नता। जनक विभिन्नता मतलब अपने अंदर की जो जेनेटिक कोशिकाओं में विभिन्नता, अपने अंदर की आनुवंशिक कोशिकाओं में विभिन्नता, ये होती है जनन कोशिकाओं में विभिन्नता। ये होती है शारीरिक कोशिका में, शारीरिक कोशिका में विभिन्नता। और ये किसमें हो गई? जनन कोशिका में विभिन्नता। ये किसमें हो गई? जनन कोशिका में विभिन्नता हो गई, ये वाली। ठीक है, ये जो शरीर की विभिन्नता होती है, ये तो अगली पीढ़ी में जनन कोशिका में विभिन्नता, मतलब उसके लक्षण कैसे हैं, बच्चे के लक्षण कैसे हैं, बच्चे के लक्षण कैसे हैं, बच्चा शरीफ है, अपने पापा की तरह है या नहीं, अपने मम्मी की तरह है या नहीं, अपने
अपने मम्मी की तरह उसकी आदतें है या नहीं, वो होती है जनन कोशिका में विभिन्नता, वो होती है जनन कोशिका में विभिन्नता। अब देखो जो शारीरिक कोशिका में विभिन्नता होती है, जो शरीर का आकार कैसा है, शरीर का चेहरा कैसा है, उसके लंबाई कैसी है, उसका वजन कैसा है, ये सब तो होगी शारीरिक कोशिका में विभिन्नता। लेकिन शारीरिक कोशिका में विभिन्नता में भी पर ये देखते हैं कि ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है, मतलब जरूरी होता दादा के जैसा ही हो, होता दादा के जैसा ही हो, पीढ़ी दर पीढ़ी, ये पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है। लेकिन ये पीढ़ी दर पीढ़ी चल सकती है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी इसलिए चलती है क्योंकि जन्म कोशिका में विभिन्नता होती है। मतलब बच्चे के लक्षण हो सकता है पापा जैसे, हो सकता है दादा जैसे भी हो सकता है परदादा जैसे भी हो, ये तो जीव जन्म कोशिका में है, विभिन्नता है। तो ये विभिन्नता क्या होती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। ये विभिन्नता क्या होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। यह विभिन्नता क्या होगी, पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। लेकिन यहाँ पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है, ध्यान रखना ये चीज, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है, नहीं चलती है। ये क्या होती है, जैव विकास में सहायक थी, ये जैव विकास में सहायक है। तीसरा पॉइंट लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, ये क्या है, जैव विकास में सहायता नहीं करती, जैव विकास में सहायक नहीं है, और ये जैव विकास में सहायक होती है, जैव विकास में सहायक होती है, ये जैव विकास में सहायक होती है, लेकिन जैव विकास में सहायता नहीं करती है, ध्यान रखना ये चीज। इनको क्या कहा जाता है, उपार्जित लक्षण, क्योंकि ये बाहरी लक्षण होते हैं, बाहरी लक्षण होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उपार्जित लक्षण। ये क्या होता है, जनन कोशिका के अंदर होते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, अनुवांशिक लक्षण, जो अपने अंदर की अनुवांशिक लक्षण। अनुवांशिक लक्षण क्या होता है, अपने अंदर के लक्षण कैसे हैं, उसकी आदतें कैसी है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका बोलने का तरीका, ये सब कैसा है, ये कौन से लक्षण होता है, अनुवांशिक लक्षण। लेकिन उपार्जित लक्षण कौन सा होता है, उसकी शारीरिक बॉडी के, उसका शेप कैसा हो गया, चेहरा कैसा है, हाथ पैर कैसा है, ये सब कौन से हो गए, शारीरिक लक्षण होते हैं, उपार्जित लक्षण बोलते हैं इनको। और ये क्या होगा, जेनेटिक लक्षण, अनुवांशिक लक्षण, अंदर के लक्षण, उसकी आदतें वगैरह। ठीक है, एग्जाम्पल देखना, इसका एग्जाम्पल देखो, जैसे कान में छेद, जैसे इसमें कान में छेद है इसके, तो जरूरी है बच्चे के भी कान में छेद होगा, जरूरी है, कोई जरूरी नहीं है। इसका हाथ टूटा हुआ, जरूरी है बच्चे का भी हाथ टूटा हुआ पैदा होगा, नहीं होगा, कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसे ये कौन सा लक्षण होता है, शारीरिक, ये कौन सा लक्षण होता है, शारीरिक। ये देखो, जैसे जैसे आंखों का कलर, आंखों का रंग, आंखों का रंग मतलब कि जैसे माँ का आंखें ब्राउन हो सकता है बच्चे की भी आंखें ब्राउन हो जाए, क्यों, माँ की आंखें ब्राउन है तो बच्चे की भी आंखें ब्राउन होगी, पापा की आंखें ब्राउन है तो बच्चे की भी आंखें क्या होगी, ब्राउन होगी। तो ये कौन सा होता है, ये अनुवांशिक लक्षण है कि आपका अगर माँ जैसे तो बच्चे का भी हो सकता है ब्राउन हो। लेकिन ये कान में छेद है या फिर हाथ टूटा हुआ है या कुछ है, तो जरूरी नहीं है कि अगली पीढ़ी में भी इसका कान में छेद हो, हाथ टूटा हुआ हो। ये कौन से लक्षण हो गए, शारीरिक लक्षण हो गए, मानसिक लक्षण हो गए। ठीक है, फटाफट नोट करो ये चीज। विभिन्नता के आधार पर हम जनन को दो भाग में काटते हैं, विभिन्नता के आधार पर, किसके आधार पर, विभिन्नता के आधार पर, किसके आधार पर, विभिन्नता के आधार पर। पहला हो गया अलैंगिक, दूसरा हो गया लैंगिक। पहला कौन सा हो गया, अलैंगिक, दूसरा कौन सा हो गया, लैंगिक। फटाफट नोट करो ये चीज। अलैंगिक में देखो, अलैंगिक में देखो, अलैंगिक में क्या होता है, विभिन्नताएं कम होती है। ये चीज मैंने 9th चैप्टर में भी आपको पढ़ाई थी कि अलैंगिक जनन में विभिन्नताएं क्या होती है, कम होती है। क्यों कम होती है, कि अलैंगिक जनन में क्या होता है कि एक ही जीव से एक ही जीव पैदा होता है, मतलब एक संतति को एक ही जनक पैदा कर सकता है। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होता है, दो जनक होते हैं, नर और मादा दो जनक होते हैं, नर व मादा दो जनक होते हैं, जिससे संतति पैदा होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन बोलते हैं।
तो इसमें विभिन्नता कम होगी क्योंकि इसमें पैदा करने वाला एक ही जनक है, तो उसी के लक्षण आएंगे। दूसरा कोई जनक है ही नहीं, दूसरा कोई नर व मादा दो है कि एक नर है तो सिर्फ नर के लक्षण होंगे, इसके अंदर नर व मादा दो है तो मादा के भी लक्षण होंगे, नर के भी लक्षण होंगे, तो विभिन्नता ज्यादा होगी, इसमें नर के भी लक्षण आएंगे, मादा के भी आएंगे। तो इसमें क्या होती है, इसमें क्या होती है, विभिन्नता ज्यादा होती है, विभिन्नता क्या होती है, ज्यादा होती है। इसमें क्या होती है, विभिन्नता कम होती है, क्यों, क्योंकि पैदा करने वाला एक ही जीव है तो उसी के लक्षण आएंगे, तो विभिन्न तो समान है लक्षण, तो विभिन्नता होगी ही नहीं। ठीक है, दूसरा देखो, दूसरा पॉइंट देखो, डीएनए पट्टी करते समय, डीएनए पट्टी करती के समय कुछ त्रुटियां उत्पन्न होती है, के समय कुछ त्रुटियां उत्पन्न होती है, कुछ कम होती है लेकिन कुछ त्रुटियां उत्पन्न होती है, त्रुटियां आती है, त्रुटियां, ये विभिन्नता है, मतलब त्रुटियां आती है, उन त्रुटियों की वजह से क्या हो जाती है, विभिन्नता आ जाती है। कई बार होता है कि जनन में मतलब डीएनए पट्टिका भी हो रही है, डीएनए का क्या हो रहा है, कॉपी हो रही है, डीएनए की फोटोकॉपी हो रही है, एक डीएनए के साथ दूसरा डीएनए भी बन रहा है, तो उस समय क्या होता है, उस समय क्या होता है, डीएनए पट्टी करते समय क्या होता है, कई बार कुछ त्रुटियां आ जाती है, कुछ रिविजन आ जाते हैं, कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, तो उस वजह से भी क्या हो जाती है, विभिन्नता आ जाती है। उस वजह से क्या हो जाती है, विभिन्नता आ जाती है अलैंगिक जन्म में। इसमें अलैंगिक जन्म में डीएनए के अंदर त्रुटियां होने की वजह से कुछ डीएनए में कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कुछ गड़बड़ हो जाती है, उसकी वजह से भी कई बार क्या होता है, विभिन्नता आ जाती है। ठीक है, और ये विभिन्नता किसके कारण आती है, गुणसूत्रों के कारण। इसमें विभिन्नता किसके कारण आती है, गुणसूत्रों के कारण, गुणसूत्रों के संयोजन के कारण। गुणसूत्र आपस में जुड़ते हैं, दो नर व मादा के, नर व मादा दो के गुणसूत्र आपस में संयोजन होता है, इस कारण विभिन्नता आती है इसके अंदर। ठीक है, लैंगिक जनन में ये चीज नोट करो, फिर डालना विभिन्नताओं के लाभ, हेडिंग डालो विभिन्नताओं के लाभ, हेडिंग डालो विभिन्नताओं के लाभ। विभिन्नताओं के लाभ क्या क्या है, विभिन्नताओं का पहला लाभ तो आपको सोचकर ही पता चलता होगा कि एक तो नए लक्षण देखने को मिलते हैं, एक तो क्या होता है, नए लक्षण देखने को मिलते हैं, कई बार विभिन्नताओं के पहले लाभ क्या होता है, जो उष्णता सहन करने वाले जो जीव है, उष्णता सहन करने वाले जो जीव है उनको गर्मी से बचने की संभावना होती है, जीवों को क्या होती है, गर्मी से बचने की संभावना होती है, गर्मी से बचने की संभावना होती है। पहला पॉइंट लिखो, गर्मी से बचने की संभावना होती है। और दूसरा देखो, जैव प्रक्रम का आधार बनता है। विभिन्नता से क्या होता है, नए नए जीवों का विकास होता है, तो जैव प्रक्रम का आधार है ये क्या है, जैव प्रक्रम का आधार बनता है। नए नए जीवों का विकास होता है, जैव विकास में वृद्धि होती है, नए नए जीवों का विकास होगा, विभिन्नता की वजह से नए जीवों की उत्पत्ति होगी, तो क्या होगा, जीवों का विकास होगा, जैव विकास का, तो जीवों के विकास से विभिन्नता लाभ पहुंचाती है। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालना आनुवंशिकता, नेक्स्ट हेडिंग डालना आनुवंशिकता, नेक्स्ट हेडिंग डालो आनुवंशिकता। आनुवंशिकता क्या होती है, मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। आनुवंशिकता क्या होती है, मैंने बहुत अच्छी तरह से बताया है। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें लक्षणों का संतति में वंशागत होना, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी लक्षणों का जाना, वह क्या कहलाती है, आनुवंशिकता। जीवों में क्या होना, लक्षणों का वंशागत होना, क्या होना, लक्षणों का वंशागत होना,
लक्षणों का वंशागत होना क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। वही लक्षण जो पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी दर पीढ़ी वंशानुगत होते जाते हैं, चलते जाते हैं। ठीक है, जैसे गैगर्स और मेंडल है, उसने मटर के पौधे पर परीक्षण किया था। उसने मटर के पौधों पर परीक्षण किया था। आनुवंशिकता में हम देखते हैं कि गैगर्स और मेंडल, गैगर्स जॉन मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधे पर क्या था? मटर के पौधे पर वंशानुगत का, मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। डेविड जॉन मेंडल ने क्या किया था? मटर के पौधे पर परीक्षण किया था, उसने प्रयोग किया था, वंशागति के नियम प्रतिपादित किए थे। डेविड जॉन मेंडल ने मटर का पौधा लिया, उसके ऊपर बहुत से प्रयोग उसने किए, बहुत सारे किए, कुछ फेल भी हुए, कुछ सक्सेस भी हुए, पढ़ेंगे अपन आज धीरे धीरे। तो उसने क्या किया? कुछ नियम पढ़े, कुछ नियम उसने निकाले, मटर के पौधे पर परीक्षण किया, आनुवंशिकी का, और कुछ नियम उसने निकाले। क्या निकाले? कुछ नियम उसने निकाले थे। किसने? डेविड जॉन मेंडल ने। इसलिए उसको क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को। किसको कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेंडल को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। आनुवंशिकता का पिता कहा जाता है क्योंकि उसने मटर के पौधे पर बहुत सारे आनुवंशिकी को लेकर बहुत सारे प्रयोग किए थे और उसने नियम भी प्रतिपादित किए, इसलिए उसको आनुवंशिकता का पिता कहा है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, नोट करो ये चीज। अब देखो कि जो ग्रेजुएट पर मेंडल है उसने मटर का पौधा ही क्यों लिया था? वो और पौधा नहीं ले सकता था, उसने मटर का पौधा ही क्यों चुना? उसने क्या किया? मटर का पौधा क्यों लिया? वो कोई और पौधा भी ले सकता था। तो मेंडल द्वारा, हेडिंग डालना, मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन, मटर के पौधे का चयन। मेंडल ने मटर का ही पौधा क्यों लिया? कोई और पौधा भी तो ले सकता था, कुछ कारण थे जिसकी वजह से उसने क्या किया? मटर का ही पौधा लिया। मटर के पौधे के ऊपर ही आनुवंशिकता में कुछ प्रयोग किया और नियम दिए। पहला उसका लेने का कारण क्या था? कि मटर का पौधा था एक, तो 1 वर्ष था, मतलब क्या था? मटर का पौधा की कम टाइम में जल्दी अपने को रिजल्ट दे देगा, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, कम टाइम में भी अपने को रिजल्ट दे देगा। इसलिए उसने क्या किया? मटर का पौधा लिया। क्यों किया? पहला कि 1 वर्ष बाद है, 1 साल के अंदर ही रिजल्ट दे देगा, ये ज्यादा टाइम नहीं लगाएगा, ज्यादा टाइम लगाता तो ज्यादा समय लगता है उसको प्रयोग करने में। ठीक है, पहली चीज, पहले रीजन उसने क्या निकाला कि मेरे को 1 साल 1 वर्ष पादक नहीं था। ठीक है, दूसरा 1 वर्ष में इसका जीवन पूरा हो जाने वाला था, इसलिए उसने मटर का ही पौधा उसने चूज करा। ठीक है, फिर दूसरा उसने क्या किया कि मटर का जो पौधा था वह, मटर के पौधे का जो फूल था वो द्विलिंगी था। मटर के पौधे का जो फूल था द्विलिंगी था। क्या था? द्विलिंगी था। द्विलिंगी मतलब कि उसके अंदर नर और मादा 2 लिंग थे। मटर के पौधे के अंदर नर लिंग भी था, मादा भाग भी था और नर भाग भी था। मतलब उसका हो गया था, द्विलिंगी था। नर भाग और मतलब मादा भाग दोनों उसके अंदर क्या थे? प्रेजेंट थे। तो इसलिए उसने क्या किया? मटर का पौधा लिया ताकि क्या हो सके? वंशागत सरलता से हो सके, वंशागत सरलता से हो सके। क्या सरलता से हो सके, इसलिए इसका द्विलिंगी पादप था, प्लस 1 वर्षीय था। और इस पौधे में क्या थे? विपरीत लक्षणों वाले जोड़े भी थे, अलग अलग लक्षणों वाले जोड़े भी थे, अलग अलग लक्षणों वाले जोड़े भी थे। तीसरा उसने ये कारण ढूंढा कि इसके अंदर क्या थे? अलग अलग लक्षणों वाले जोड़े भी प्रेजेंट थे। ठीक है, मेंडल की ने एक वंशागति का नियम दिया था, ये नोट कर लेना। मेंडल ने वंशानुगति का नियम दिया था, मेंडल ने वंशागति का नियम दिया था। मटर के पौधे का परीक्षण किया और उसने पहला नियम कौन सा दिया था? मेंडल ने पहला नियम कौन सा दिया था? मेंडल का
वंशागति का नियम, मेंडल ने वंशागति का नियम दिया था एक, और इस नियम में उसने बताया कि जब परस्पर विरोधी लक्षणों वाले एक ही जाति के दो पौधे और दो झुंडों के बीच में संकरण करवाया तो उसने ये देखा कि जो संतान हुई जो नई पीढ़ी का पौधा जो बना उसके प्रभावी लक्षण प्रकट हो गए लेकिन अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हुए। मतलब उसने ये देखा जब उसने दो पौधों के बीच क्रॉस करवाया, जब दो पौधों के बीच उसने क्या करवाया, संकरण करवाया, दो पौधों के बीच संकरण करवाया उसने, ठीक है। संकरण करवाया उसने ये देखा कि पहली पीढ़ी के अंदर, किसके अंदर, पहली पीढ़ी के अंदर उसने ये देखा कि पहली पीढ़ी में तो प्रभावी लक्षण प्रकट होकर लेकिन अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हुए। कौन से लक्षण प्रकट हुए पहली पीढ़ी में, प्रभावी लक्षण प्रकट हो गए लेकिन अप्रभावी लक्षण क्या हुआ, प्रकट नहीं हो पाए। पहली पीढ़ी में क्या देखा, प्रभावी लक्षण तो प्रकट हो गए, मतलब जैसे पौधा लंबाई में था पौधे का, तो लंबाई वाला भाग तो प्रकट हो गया लेकिन जो एक पौधे जो बनने वाला था वो बोना ही रह गया, अप्रभावी लक्षण तो प्रकट ही नहीं हुए, तो सारे लंबे पौधे बन गए। तो पहली पीढ़ी में उसने क्या देखा कि प्रभावी लक्षण प्रकट हो गए लेकिन उसके अप्रभावी लक्षण क्या हुए, प्रकट नहीं हुए। तो उसका पहला नियम क्या हो गया, जब उसने दो जनक वाले पौधों को संकरण करवाया तो पहली पीढ़ी में उसने देखा कि प्रथम पीढ़ी में संकरण करवाने पर प्रभावी लक्षण प्रकट हो गए लेकिन अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हुए, ठीक है। अप्रभावी लक्षणों को क्या रह गए, दबदबे रह गए। तो यहाँ तक मैं आपको अपनी क्लास खत्म कर रही हूँ। अब नेक्स्ट क्लास में उसको डिटेल में थोड़ा समझेंगे कि वंशागति का नियम कैसे, क्या दूसरा नियम उसने पढ़कर दिया था वो कैसे दिया था, क्या दिया था, मैं अच्छे से क्लियरली दूसरी क्लास में। तो मेंडल ने क्या किया, वंशागति का नियम उसने दिया, उसने क्या किया, एक तो उसने दो लक्षण वाले पौधे लिए, उसने दो अलग अलग पौधे लिए। उसने क्या किया, एक तो था छोटा पौधा, छोटा मटर का पौधा, बौना या छोटा बौना पौधा, और एक उसने लिया लंबा पौधा। उसने कौन सा लिया, लंबा पौधा लिया। उसने कौन सा लिया, लंबा पौधा लिया। एक उसने लिया बौना पौधा और एक उसने लिया था लंबा पौधा लिया था। शुद्ध बौना और शुद्ध लंबे पौधे के बीच उसने क्या कराया, संकरण करवाया। उसने इस संकरण को क्या बोला, उसने एकल संकर संकरण, तो उसने क्या किया, इन दोनों पौधों के बीच क्या करवाया, संकरण करवाया। तो पहला जो संकरण उसने करवाया उसको बोला उसने एकल संकरण, ठीक है। तो उसने प्रथम पीढ़ी में देखा, जब इन दोनों के बीच उसने संकरण करवाया उसने ये देखा कि पहले प्रथम पीढ़ी के अंदर क्या है, सभी प्रभावी लक्षण प्रकट हो। सभी पौधे कौन से थे, लंबे थे। सभी पौधे कौन से थे, लंबे थे। शुद्ध और बौने पौधे लिए उसने, उसने कौन से लिए, शुद्ध और बौने पौधे लिए। तो उसने ये देखा, प्रथम पीढ़ी के अंदर उसने ये देखा कि सभी पौधे कौन से शुद्ध है, सभी पौधे कौन से शुद्ध है व लंबे है। मतलब पहला एक लक्षण प्रकट हुआ बौने पौधा का और अशुद्ध पौधों का लक्षण प्रकट नहीं हुआ, उससे एक ही पौधे का लक्षण प्रकट हुआ, शुद्ध और लंबे पौधे का जो लक्षण था वो प्रभावी लक्षण प्रकट हुआ और अप्रभावी लक्षण जो थे वो दब के रह गए। अप्रभावी लक्षण क्या थे, जो छोटा या बौना पौधा था उसके लक्षण तो आए बाहर, पौधे छोटे हुए बौना हुआ ही, तो सभी पौधे लंबे थे और शुद्ध थे। सभी पौधे क्या थे, लंबे थे और शुद्ध थे। इसमें दो इनपुट दिए, एक्स ले लो या टी ले लो, ये हो गया टी, जो कि टी और टी है स्मॉल टी, ठीक है। उसने देखा कि सभी पौधे कौन से हैं, लंबे, सभी पौधे कौन से हैं, लंबे व शुद्ध है। तो मतलब उसने ये देखा प्रथम पीढ़ी के अंदर
ये जो पीढ़ी थी बढ़ती पीढ़ी में उसने ये देखा कि सभी पौधों एक ही प्रभावी लक्षण अप्रभावी लक्षण प्रकट नहीं हुआ। तो मेंडल ने क्या किया, शुद्ध और लंबे पौधे लिए, शुद्ध और लंबे पौधे लिए, शुद्ध और लंबे पौधे लिए फर्स्ट पीढ़ी में, और बौने और सबसे छोटे पौधे लिए, बौने और सबसे छोटे पौधे लिए। तो उसको क्या प्राप्त हुआ, उसको क्या प्राप्त हुआ, उसको क्या प्राप्त हुआ, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। क्या प्राप्त हुए, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। फिर उसने क्या किया, इसका एक चार्ट तैयार किया, इसी का संकरण वापस इसी के साथ करवाया, इसी का संकरण इसने क्या किया, वापस इसी के साथ करवाया। देखो क्या बना, इसी का संकरण वापस किसके साथ करवाया, इसी के साथ करवाया, इसी के साथ करवाया। तो इसने देखा, इसने दो युग्मक लिए, उन युग्मकों को आपस में सब संकरण वगैरह करवाया इसने। तो क्या प्राप्त हुआ, टी का स्मॉल टी के साथ, कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, स्मॉल टी का कैपिटल टी के साथ, और स्मॉल टी का स्मॉल टी के साथ। तो उसको 4 युग्मक प्राप्त हुए, उसको 4 युग्मक प्राप्त हुए, जो कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। तो उसने क्या देखा कि उसने क्या देखा, देखने पर तो ये तीनों बाहर से लंबे पौधे दिख रहे थे। कौन से, एक तो टी, एक ये टी और एक ये तो स्मॉल था ही। तो 1% भाग तो उसको क्या मिला, स्मॉल मिला, लेकिन 3% भाग उसको क्या मिले, लंबे पौधे मिले। उसको 3% भाग उसको कौन से पौधे मिले, लंबे पौधे मिले। 1% ऐसा था जो उसको बौना पौधा प्राप्त हुआ। तो उसको बाहर से देखने पर प्रभावी लक्षण ज्यादा प्रभावी दिखाई दिया उसको, ये भी लंबा और ये भी लंबा, लेकिन एकदम शुद्ध लंबा तो ये था, लेकिन बाहर से देखने पर ये तीनों लंबे लग रहे थे। तो 3% भाग उसको, 3% पौधे उसको क्या दिखे, लंबे दिखे। क्या दिखे, लंबे दिखे। ठीक है, ये नोट करो फटाफट। ये इसकी कौन सी थी, F1 पीढ़ी थी। तो ये इसकी कौन सी थी, ये F1 पीढ़ी थी। तो इसने क्या देखा, कि यहाँ पर जो टी है, टी क्या है, प्रभावी लक्षण है। टी क्या है, कैपिटल टी क्या है, प्रभावी लक्षण था। स्मॉल टी क्या था, अप्रभावी लक्षण था। तो ज्यादातर पौधे इसको लंबे दिखे। तो इसको बाहर से देखने पर जीनोटाइप इसको कितना मिला, 3:1। जीनोटाइप इसको कितना मिला, 3:1। 3 भाग लंबे पौधे और 1 भाग बौना पौधा था। 3 भाग लंबे पौधे और 1 भाग क्या था, लंबा पौधा था। ये इसका जीनोटाइप था। जीनोटाइप इसको क्या मिला, एक सेकेंड ये हटा दूं। तो इसको जो जीनोटाइप वो मिला, कितना मिला, फर्स्ट पीढ़ी में जीनोटाइप कितना मिला, ये देखो। तो अब देखने पर क्या दिख रहा है, इन 3 में कैपिटल टी बड़ा है। तो देखने पर क्या दिख रहा है, 3 पौधे कैसे है, लंबे है। 3 पौधे कैसे है, लंबे। 1 पौधा कैसा है, बौना है। 1 पौधा कैसा है, बौना है। तो जीनोटाइप अपना कितना हो गया, जीनोटाइप मतलब एकदम शुद्ध लंबा पौधा, एकदम शुद्ध बौना पौधा। एकदम शुद्ध लंबा कितना था, 1। एकदम शुद्ध बौना पौधा कितना था, 1। और बाकी जो 2 थे वो अशुद्ध लंबे पौधे थे। बाकी जो 2 क्या थे, अशुद्ध लंबे पौधे थे। तो जीनोटाइप तो अपना 1:2:1। और फिनोटाइप कितना निकला अपना, फिनोटाइप का अनुपात कितना निकला, 3:1 निकला। बाहर से देखने पर तीनों अपने को लंबे लग रहे थे और एक क्या लग रहा था, बौना लग रहा था। तो फिनोटाइप अपना हो गया 3:1 और जीनोटाइप अपना कितना हो गया, 1:2:1 हो गया। ठीक है। अब देखो द्विसंकर संकरण। द्विसंकर संकरण की बात करें, हेडिंग डाल दो, द्विसंकर संकरण।
हेडिंग डाल दो फटाफट। द्विसंकरण संकरण क्या होता है कि जिसमें दो विपर्यासी लक्षण लेने हैं। पहले अपन ने एक ही विपर्यासी लक्षण लिया, शुद्ध, लंबा और बौना। अब इसमें दो विपर्यासी लक्षण लेने हैं। दो विपर्यासी लक्षणों का अपने को क्या करना है, अध्ययन करना है, उनके बीच क्रॉस करवाना है, उनके बीच क्या करना है, संकरण करवाना है। तो दो विपर्यासी लक्षणों के बीच, दो विपर्यासी लक्षणों के बीच, विपर्यासी या विपरीत लक्षणों के, दो विपर्यासी लक्षणों के बीच करवाया गया संकरण क्या कहलाता है, करवाया गया संकरण, करवाया गया संकरण क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, द्विसंकर संकरण कहलाएगा। दो विपर्यासी लक्षणों के बीच करवाया गया संकरण द्विसंकरण संकरण कहलाता है। फटाफट लिखो। देखो मेंडल ने क्या किया था, मेंडल ने जो प्रयोग किए थे मटर के ऊपर, तो उसने क्या किया था, एक तो पहला उसने इसमें दो विपर्यासी लक्षण लिए। पहला लिया गहरे हरे बीज, पहला क्या लिया, गहरे हरे बीज वाला पौधा और पीले बीज। क्या लिया, हरे बीज और पीले बीज। दूसरा विपर्यासी लक्षण कौन सा लिया इसने, झुर्रीदार बीज। दूसरा विपर्यासी लक्षण इसने कौन सा लिया, झुर्रीदार बीज और गोल बीज, झुर्रीदार बीज और गोल बीज। तो इसने क्या किया, इस बार दो विपर्यासी लक्षण लिए हैं इसने। एक तो लिया गोल बीज, झुर्रीदार बीज। झुर्रीदार कैसा होता है, कुछ इस तरह का सिकुड़ा हुआ, झुर्रीदार और गोल बीज। दूसरा इसने कौन सा लक्षण लिया था, दूसरा इसने लिया हरे बीज, कलर का लिया इसने, हरे बीज और पीले कलर के बीज। अब देखना इसने क्या किया, पहले ये पीले और गोल बीज, पीले व गोल बीज, कौन से, पीले व गोल बीज। हरे व झुर्रीदार बीज, हरे व झुर्रीदार बीज, हरे व झुर्रीदार बीज। तो देखो पीले कलर का मैं स्मॉल आर ले लू, गोल का ले लू मैं स्मॉल वाई। क्या ले लू, स्मॉल वाई। स्मॉल वाई, ठीक है। तो इसने क्या किया, जो डबल जो इसने विपर्यासी लक्षण लिए हैं उसका इसने आपस में क्या करवाया, संकरण करवाया। इसमें आपस में क्या करवाया, इसने संकरण करवाया। तो संकरण करवाया तो अपने पास युग्म कौन सा प्राप्त हुआ, स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। अब इसने संकरण करवाया तो देखना अपने को कौन कौन से पौधे प्राप्त हुए। अब देखते हैं अपने को कौन कौन से पौधे इसके प्राप्त हुए। ठीक है, ये अपने पास युग्मक आ गए, कैपिटल आर, स्मॉल आर और अब देखना इसमें इसने क्या किया, इसने क्या किया, एक हो गया अपना कैपिटल आर, एक हो गया स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक है, ये हो गया अपना। अब इसने क्या किया, युग्मकों को पौधों के बीच संकरण करवाया। फिर इसने ये देखा कि कौन कौन से पौधे, फिर इसने ये देखा कि कौन कौन से पौधे अपने को प्राप्त हुए, कौन कौन से पौधे अपने को प्राप्त हुए। तो देखो कौन कौन से पौधे अपने को प्राप्त होते हैं, ये थोड़ा ऊपर लिखना था।
तो एक तो आर आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब देखो अपने को कौन कौन से युग्मक प्राप्त होते हैं, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल वाई और वाई, देखते जाना फटाफट फटाफट, या फिर सारणी मेरे साथ साथ बनाते जाओ। अब देखना कौन कौन से युग्मक इसको प्राप्त हुए। अब इससे पता चलेगा कि इसने सेकंड पीढ़ी के अंदर इसको कितने पौधे बौने प्राप्त हुए, कितने पौधे इसको लंबे प्राप्त हुए, कितने बौने प्राप्त हुए, कितने लंबे प्राप्त हुए। तो देखो कैपिटल ए का तो ये तो एक ही है और ये भी एक ही है, ये क्या है, ये भी एक ही है और ये भी एक ही है। फिर बात करते हैं फिनोटाइप और जीनोटाइप निकालते हैं इसका। तो जो फर्स्ट होगा ये तो चलो एक हो गया। अब देखो कैपिटल आर, ये देखो ये ढूंढते हैं। तो जो अपन जो फिनोटाइप की बात करें, जो अपन फिनोटाइप की बात करते हैं कि बाहर से देखने पर सभी प्रभावी लक्षण कौन कौन से दिखते हैं और अप्रभावी लक्षण कितने दिखते हैं। तो फिनोटाइप अपने को कितना मिलता है, 9:3:3:1 प्राप्त होता है। फिनोटाइप अपने को कितना प्राप्त होता है, 9:3:3:1 प्राप्त होगा। इसके अलावा तो द्विसंकरण संकरण पीढ़ी में उसने भी क्या देखा कि द्विसंकरण संकरण पीढ़ी के अंदर भी फिनोटाइप ही प्रभावी लक्षण ही शो हुए, प्रभावी लक्षण ही शो हुए। तो मेंडल ने क्या कहा था कि यह दूसरा नाम इसको क्या दिया था, युग्मकों की शुद्धता का नियम। अपन पृथक्करण के नियम को क्या नाम देते हैं, युग्मकों की शुद्धता का नियम। इसका दूसरा नाम है युग्मकों की शुद्धता का नियम। फिर इसने तीसरा नियम दिया, फिर इसने तीसरा नियम दिया स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। कौन सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। इसमें उसने कौन से लक्षण लिए थे, 2 लक्षण लिए थे, जो अभी मैंने चार्ट बना के समझाया है। उसने 2 लक्षण लिए थे, गोल और पीले बीज, झुर्रीदार और हरे बीज। उसने 2 लक्षण कौन से लिए थे स्वतंत्र अपव्यूहन में, 2 लक्षणों के ऊपर उसने मटर के 2 लक्षण के, मटर के पौधे के 2 लक्षण लेके उसने परीक्षण किया था। ठीक है, कौन कौन से 2 लक्षण, एक तो गोल व पीले बीज, गोल व पीले बीज थे। दूसरा था झुर्रीदार व
झूरीदार व हरा बीज। दूसरा कौन सा था? झूरीदार व हरा बीज। तो स्वतंत्र अफीम में उसने 2 लक्षणों को लेकर परीक्षण किया था। ठीक है, यहाँ अपनी क्लास खत्म करते हैं। तो जुड़े रहो मेरे साथ, बने रहो। मेरे चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में अपन। तो बने रहो मेरे साथ और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करो ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपको देखने को मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।